हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज के बारे में बात करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, कैपेसिटी क्या है, एसेंशियल्स क्या क्या है, इद्दत पीरियड, मुत्ता मैरिज, सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। अब जैसे कि आपको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक तो है शियाज और एक है सुन्नीस। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं आज। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुन रहे हैं, इसको थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अब मैं अगर बात करूं मुस्लिम मैरिज की, तो आपने ना सुना होगा कि मुस्लिम्स का तो ना कॉन्ट्रैक्ट होता है जी, इनकी शादी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस ऐसा कहा जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, राइट। अब जो मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम मैरिज में भी प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन किस फॉर्म में है, डावर, ठीक है। फ्री कंसेंट भी है पार्टीज की, पार्टीज मेजर भी हैं। तो ये सारे असेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर रहा है मुस्लिम मैरिज। इसीलिए मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। लेकिन जो हमारी मुस्लिम मैरिज है उसमें एक डिवाइन एलिमेंट है, एक डिवाइन एलिमेंट है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। एक जो मैरिज है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है, ना कि किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जो मैरिज है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है। हाँ, अब ये मत बोलना कि मुत्ता मैरिज भी तो है। पता है मुझे मुत्ता मैरिज है, लेकिन मुत्ता मैरिज का अलग कंसेप्ट है, उसको सारे मुस्लिम्स नहीं फॉलो करते हैं, उसको सिर्फ कौन फॉलो करता है, शियाज फॉलो करते हैं। सिर्फ शियाज मुत्ता मैरिज के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, सुन्नीस नहीं करते हैं, राइट। तो मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल कंडीशंस को कवर कर रहा है, बट एक सेक्रामेंट भी है, क्योंकि उसमें एक डिवाइन एलिमेंट आ जाता है। मतलब कुरान में भी आपके निकाह के बारे में बताया गया है। अब जो हमारा मुस्लिम मैरिज है उसको हम क्या बोलते हैं, निकाह, निकाह, ओके। अब हम बात करने वाले हैं निकाह के एसेंशियल कंडीशंस की। क्या एसेंशियल कंडीशंस है निकाह की, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पार्टीज मेजर होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एक कंसिडरेशन मतलब कि मेहर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डावर होना बहुत जरूरी है। अब डावर किसी भी तरीके का हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए, फिर आपकी एक मुस्लिम मैरिज जो है एक वैलिड निकाह कहलाया जाएगा। अब अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है विटनेसेस का। हम्म, ये आ गया शिया एंड ये आ गए सुन्नीस, राइट। तो जो शियाज हैं वो बोलते हैं कि विटनेसेस का होना मैरिज में जरूरी नहीं है, बस हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, प्रपोजल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और डावर होना चाहिए, आपकी मैरिज वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी। लेकिन सुन्नीस बोलते हैं कि विटनेसेस का होना जरूरी है, आपको दो मेल विटनेस रखने पड़ेंगे मैरिज के टाइम पे, या फिर एक मेल प्लस टू फीमेल्स। अच्छा, अगर ये विटनेसेस वहां पे नहीं है जिस टाइम पे शादी हो रही है, तो शादी का क्या स्टेटस रहेगा, वो इरेगुलर हो जाएगी। इरेगुलर हो जाएगी मतलब बाद में उसको ठीक किया जा सकता है इस सिचुएशन को, राइट। अब आपने सुना होगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो तो चार शादी कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, वो चार शादी कर सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मतलब जो चार शादी का कंसेप्ट है ना, वो परमिसिव है, वो परमिसिव है, बट मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको चार शादी करनी ही करनी है, नहीं बोला गया मुस्लिम में, मतलब कुरान में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इस्लाम में। बट परमिशन है, अगर किसी ने कर ली चार शादियां तो वो वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी। अब जो इनका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, जो हमारा सबसे पहला असेंशियल कंडीशन है एक वैलिड मैरिज का, वो आपका वन मीटिंग कंसेप्ट होता है, वन मीटिंग कंसेप्ट। मतलब कि एक टाइम पे ही आपका प्रपोजल होगा और उसी टाइम पे उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विटनेसेस के सामने करना पड़ेगा,
सुन्नीज में, और आप अकेले कमरे में भी शादी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, शियाज के लिए। अब प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया आपका, वन मीटिंग कंसेप्ट है, एक ही टाइम पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटी। हम्म कैपेसिटी को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एज, मतलब मेजर। अब मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे मुस्लिम लॉ में है ये चीज, एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। एज ऑफ प्यूबर्टी से क्या, प्यूबर्टी वर्ड का क्या मतलब है कि जब जो लड़की है उसको पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। अब मुस्लिम्स में क्या बोला जाता है, सुन्ना में, शियाज में क्या बोला जाता है, जो शियाज हैं उन्होंने क्या बोला है कि जब एक लड़की प्यूबर्टी की एज को गेन कर लेगी, व्हेन शी गेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब उसको जब पीरियड्स आ जाएंगे, उस टाइम पे वो शादी के लिए मेजर कहलाई जाएगी। पर सुन्नीस जो है उनका अलग कंसेप्ट है। सुन्नीस बोलते हैं कि 15 साल की लड़की को मेजर कंसीडर किया जाएगा, ना कि प्यूबर्टी वाली। इसीलिए ना इनका एज का आपस में ही शियाज और सुन्नी में कंफ्लिक्ट चल रहा है। तो आप क्या ही मेजर की एज बताओगे यहाँ पे। जैसे हमारे में मेजर बंदे को 18 ईयर्स का समझा जाता है, ऐसे ही यहाँ पे 15 साल समझा जाता है मुस्लिम मैरिज में। इसलिए यहाँ पे इंडियन मेजोरिटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, राइट, क्योंकि इनका अपना ही एक एज ग्रुप है। शियाज बोलते हैं कि जब लड़की प्यूबर्टी की एज को गेन कर लेती है, उसको जब पीरियड्स आ जाते हैं, वो मेजर कहलाई जाएगी। और सुन्नीस बोलते हैं जब वो 15 साल की हो जाएगी तब वो मेजर कहलाई जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपेसिटी में, वो है साउंड माइंड। मतलब कि जो बंदा शादी कर रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अब अगर वो साउंड माइंड का नहीं है तो उसकी कंसेंट कौन देगा, उसकी तरफ से कौन आगे आएगा, उसके गार्जियंस। और यहाँ पे गार्जियंस मतलब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को क्या बोला जाता है, वली। वली बोला जाता है पेरेंट्स को। अब यहाँ पे भी अलग ही कंसेप्ट चल रहा है। जैसे कि जो आपके शियाज हैं, जो आपके शियाज हैं उनमें आपके ये गार्जियन कौन होते हैं, फादर या फिर पेटर्नल ग्रैंडफादर। मतलब इनके अलावा अगर किसी ने आपके बिहाफ पे कोई भी कंसेंट दी तो वो इनइफेक्टिव कंसेंट कहलाई जाएगी। ठीक है, उसको कब इफेक्ट में ला सकता है, जब बंदा मेजर हो जाएगा उस टाइम पे, उससे पहले नहीं। मतलब फादर और ग्रैंडफादर के पास ही राइट है सिर्फ कि वो आपके बिहाफ पे कंसेंट दे सकते हैं अंडर शियाज। लेकिन अगर हम सुन्नीस की बात करें तो सुन्नीस का एक प्रॉपर लिस्ट है, ठीक है, गार्जियंस का प्रॉपर एक लिस्ट बनाई हुई है उन लोगों ने, तो वो उस लिस्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। सुन्नीस के लिए, सुन्नीस के लिए हम गार्जियंस कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहला राइट किसका आता है, फादर, वो, ठीक है। देन पेटर्नल ग्रैंडफादर, ओके। उसके बाद ब्रदर्स, और कौन है, पेटर्नल, पेटर्नल रिलेटिव्स, मतलब ताऊ चाचा इसी में आ गया आपके। अब अगर कोई भी मेल नहीं है, इफ नो मेल मेंबर अलाइव, तो मदर। अगर मदर नहीं है तो कौन, तो मदर के रिलेटिव्स, मिटर्नल रिलेटिव्स। अगर ये भी नहीं है तो स्टेट, लास्ट में गवर्नमेंट। मतलब के सबसे पहले फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर्स, पेटर्नल रिलेटिव्स। अगर कोई भी मेल मेंबर लिविंग नहीं है उस टाइम पे तो मदर, मदर भी नहीं है तो मदर के रिलेटिव्स, और वो भी नहीं है तो स्टेट। ये एक पूरी लिस्ट है सुन्नीस में गार्जियन की। शियाज में गार्जियन कौन है, शियाज में गार्जियन सिर्फ और सिर्फ आपके फादर और आपके ग्रैंडफादर हैं। बट सुन्नीज में प्रॉपर एक लिस्ट है जो हमने कर ली, ये अपने एग्जाम में लिख के आना इंपॉर्टेंट है। अब
अब हम बात करेंगे मुत्ता मैरिज के बारे में। ये आपकी एक वैलिड निकाह की हमने चीज कर ली है। अच्छा, एक डावर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस फीमेल को डावर नहीं दिया तो उसके पास राइट है कि जिस टाइम पे शादी हो रही है उस टाइम पे भी वो मना कर सकता है कि भाई मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, या तो मेरा डावर दो या मैं नहीं करूंगी। डावर इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उसको बोला जाता है। डावर देना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि वाइफ मना कर दे कि मुझे तो बिना डावर के शादी करनी है, तो हो सकती है। अगर नहीं हो सकती फिर भी क्या करते हैं लड़के वाले, उसको कोई गोल्ड दे देते हैं या कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, कुछ भी ऐसा उनको देना ही देना होता है यहाँ पे तो। ठीक है, मुस्लिम्स में आपको देना ही देना है। अब हम बात करेंगे मुत्ता मैरिज की। मुत्ता मैरिज, अब मुत्ता मैरिज ना एक तरीके की टेम्परेरी मैरिज होती है, टेम्परेरी भी कह सकते हो आप इसको। बेसिकली मैं तो इसको ना टर्म मैरिज बोलूंगी। टर्म मैरिज क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुत्ता मैरिज है वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है। मतलब कि अगर मैं इसके असेंशियल्स की बात करूं, यहाँ पे इसके असेंशियल्स है, प्रपोजल होता है, प्रॉपरली एक्सेप्टेंस होता है, स्पेसिफिक डावर भी होता है यहाँ पे, और क्लियर टर्म होती है। मतलब कि 1 साल के लिए कर रहे हो, 4 साल के लिए कर रहे हो, महीने के लिए कर रहे हो, दिन के लिए कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है। मुत्ता मैरिज को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है जैसे ही इसका टाइम पीरियड खत्म होता है। हाँ जी। अभी मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट लाने की क्या जरूरत थी जब निकाह का कंसेप्ट ऑलरेडी था। तो पहले क्या था, पहले ना प्रोसिक्यूशन का जो प्रैक्टिस थी, जो प्रोसिक्यूशन प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी मुस्लिम्स में। तो जस्ट उस चीज को मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब उसको वैलिडेट करने के लिए, उनके सेक्सुअल रिलेशन को वैलिडेट करने के लिए मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट किया गया। क्योंकि एज पर इस्लाम अगर आप मैरिटल ऑब्लिगेशन के अलावा कहीं पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो आपका पाप कहलाया जाएगा, जिन्ना कहलाया जाएगा, और पनिशेबल है वो। ठीक है, तो इसीलिए आपका कंसेप्ट आया मुत्ता मैरिज। मुत्ता मैरिज को हम बोलते हैं टर्म मैरिज, मतलब शादी में टर्म डिसाइड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि, अब जैसे हमारे निकाह है, निकाह में 4 मैरिजेस आपको अलाउड है कि आप कर सकते हो। क्या मुत्ता मैरिज में भी ऐसा कोई कंसेप्ट है? तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, आप अनलिमिटेड मुत्ता मैरिजेस कर सकते हो। मुत्ता मैरिज में कोई भी कंसेप्ट नहीं है 4 5 6 10 11, जितनी करनी है उतनी कर सकते हो मुत्ता मैरिज। मतलब ठीक है, कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब जो मुत्ता मैरिज है, क्या वो फीमेल भी कर सकती है? फीमेल मुस्लिम मुत्ता मैरिज कर सकती है, लेकिन सिर्फ फीमेल, सिर्फ किससे कर सकती है? मुस्लिम मेल से। नॉन मुस्लिम के साथ नहीं कर सकती। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर मैं मुस्लिम मेल्स की बात करूं, जो मुस्लिम मेल है वो नॉन मुस्लिम के साथ शादी कर सकता है क्या? तो हाँ, वो कर सकता है, पर किसके साथ? ओनली विद किताबियाज। मतलब कि एक मुस्लिम मेल जो है नॉन मुस्लिम फीमेल के साथ शादी कर सकता है, मुत्ता मैरिज कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ किताबियाज के साथ कर सकता है। किताबियाज कौन होते हैं? जिनका जो रिलीजन है ना वो आपका बुक से आया है, जैसे बाइबल हो गया। अब सिक्स जो है वो किताबियाज नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका एक लिविंग गॉड था। हिंदूज किताबियाज नहीं है, हम लोग किताबियां नहीं है क्योंकि हम लोग आइडियल वर्शिप करते हैं। हाँ ठीक है। ऐसे पारसी भी नहीं है क्योंकि पारसी फायर वर्शिप करते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रिश्चियंस है और पारसी है उनसे एक मुस्लिम मेल जो है वो मुत्ता मैरिज कर सकता है। अच्छा, अगर अभी ऐसा हो कि मुत्ता मैरिज में कोई भी कंज्यूमेशन नहीं हुआ, व्हाट इफ देयर इज नो कंज्यूमेशन, उनका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो वाइफ जो है वो हाफ डावर के लिए लाइबल होगी। हाफ डावर उसको मिलेगा। ठीक है, अगर हस्बैंड जो है वो बीच में छोड़ के उसको चला गया तो क्या होगा? तो उसको फुल डावर मिलेगा वाइफ को। बट व्हाट इफ वाइफ ही बीच में छोड़ के चली गई, तो क्या होगा? तो उसको सिर्फ उतना ही डावर मिलेगा जितने टाइम पीरियड वो यहाँ पे रही है। मतलब कि अगर वो 10 साल के लिए मुत्ता मैरिज की थी, वो 4 साल रही है और डावर 10 लाख डिसाइड हुआ है, तो उसको कितना डावर मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। मतलब जितना टाइम वो रही उसके हिसाब से उसको डावर मिल जाएगा। बेसिकली हमने 3 कंडीशन पढ़ी। अगर मुत्ता मैरिज में कोई भी कंज्यूमेशन नहीं होता है तो वाइफ को हाफ डावर मिलेगा। अगर कंज्यूमेशन हो जाता है और हस्बैंड जो है वो टर्म खत्म होने से पहले ही चला जाता है उसको छोड़ के, तो क्या होगा? तो वाइफ को फुल डावर मिलेगा। वट इफ वाइफ चली गई बीच में, तो क्या होगा? तो आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं उसको,
जितना टाइम पीरियड वाइफ रही है उतना टाइम पीरियड उसको टावर के हिसाब से मिलेगा, उतना पोर्शन उसको मिलेगा, राइट। अब अब हम लोग बात करेंगे बाकी की 3 मैरिज की, जो है हमारी बाटिल, फसीद और सही। अब जो सही मैरिज है, ये वाली जो मैरिज है सही, ये एक वैलिड मैरिज है। जो हमने पढ़ी ना ये कंडीशंस, ये सारी इसी में ही चली जाती है। अब हम बात करेंगे बाटिल की। बाटिल मैरिज, बाटिल मैरिज जो है वो वॉइड मैरिज होती है। वॉइड मैरिज होगी तो मतलब कि वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है। अब जब वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है तो उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नो ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, नो मेंटेनेंस। अब अगर वो सेकंड मैरिज करते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी सेकंड मैरिज करती है तो वो वैलिड मैरिज कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वॉइड मैरिज है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो शुरू से ही वॉइड मैरिज है। सेकंड मैरिज करी तो वो वैलिड मैरिज कहलाई जाएगी, ना कि बाइगमी। अगर वैलिड मैरिज होती है उसकी और उसके बाद वो दोबारा किसी के साथ शादी करता तो बाइगमी होता ना, लेकिन अब वो सेकंड मैरिज कर रहा है तो क्या होगा, उसका वैलिड मैरिज होगी। अब हम बात करेंगे फसीद मैरिज की। किसकी बात करें हम? फसीद मैरिज। फसीद मैरिज जो है वो आपकी कौन सी मैरिज है? इरेगुलर मैरिज है। इरेगुलर मैरिजेस कौन सी मैरिजेस होती है? जो उनको ठीक किया जा सकता है, जिनको ठीक किया जा सकता है। जैसे आपको 4 शादी अलाउड है पर आपने कितनी कर ली? 5। आपने 5 शादी कर ली तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले की 4 वाइफ में से किसी एक को डाइवोर्स दे सकते हो। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली वो जो मैरिज है, जो 5th मैरिज आपने करी है, वो आपकी वैलिड हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना तुम्हें कि जो सुन्नीज होते हैं उसमें विटनेसेस होना जरूरी है, 2 मेल या फिर 1 मेल 2 फीमेल। अगर वो नहीं है तो मैरिज इरेगुलर हो जाएगी। आप बाद में उसको मतलब कैसे साइन वाइन उनके करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो फसीद मैरिज का कंसेप्ट है, ये शिया जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ओके जी। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब इसमें से काफ़ी ज़्यादा ना एमसीक्यूज निकल जाते हैं, जो हम अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स करने वाले हैं। अब मैं ना आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, अच्छा मैंने आपको बताया क्या ये इद्दत पीरियड वाला? इद्दत पीरियड वाला तो हमने नहीं किया ना, तो मैं आपको बता देती हूँ इद्दत पीरियड होता क्या है। इद्दत पीरियड आपका कब होता है? ये आपका टर्मिनेशन के टाइम पे होता है। ये टर्मिनेशन ऑफ मैरिज के टाइम पे होता है। ये एक वुमेन को फॉलो करना पड़ता है। टर्मिनेशन 2 तरीके का लगा लो, डाइवोर्स या फिर डेथ। इन दोनों तरीके से अगर आपकी मैरिज टर्मिनेट हो रही है या किसी भी तरीके से हो रही है तो आपको इद्दत पीरियड जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इससे लेजिटिमिटी और लेजिटिमेसी वाला जो पंगा था ना पहले, मेरा बच्चा, वो इससे कवर हो जाता है सब कुछ। ठीक है। अगर डाइवोर्स ले रही है वाइफ तो आपको 3 महीने का इद्दत पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अगर डेथ हुई है हस्बैंड की तो आपको 4 महीने 10 दिन का इद्दत पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो क्या होगा, तो आपको कब तक करना पड़ेगा? टिल डिलीवरी। इन दोनों कंडीशन में भी ये चीज हो जाएगी। अगर आप उस टाइम पे डाइवोर्स ले रहे हो जिस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो तो आपको डिलीवरी तक इद्दत पीरियड सर्व करना पड़ेगा। इद्दत पीरियड में क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो किसी भी मेल मेंबर के साथ कांटेक्ट में नहीं आती है, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब मैं ना तुम्हें एक कंसेप्ट बताऊंगी। मैंने वो कंसेप्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ क्या? लिखा हुआ है मैंने, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब सिचुएशन देखो, ए ने गुस्से गुस्से में बी को डाइवोर्स दे दिया। सुबह उठ के वो बोला कि नहीं नहीं, वो कल वाला तो मैंने गुस्से में दे दिया था, प्लीज ऐसे मत करो और मेरे से दोबारा शादी कर लो। तो क्या ये दोनों दोबारा शादी कर सकते हैं? ये शादी नहीं कर सकते दोबारा। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ हलाला। हलाला की वजह से। हलाला में क्या होता है, जैसे ये अगर इसको हस्बैंड लगा लो, इसको वाइफ लगा लो, वाइफ, अरे यार, हम्म ये हस्बैंड, ये
वाइफ। तो हलाला में क्या होता है, जो वाइफ है उसको किसी और पर्सन के साथ शादी करनी पड़ेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, और फिर जो बंदा जिसके साथ उसने शादी करी है उसको उसको तलाक देना पड़ेगा। ठीक है, तलाक देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके कहीं ये हस्बैंड और वाइफ दोबारा से रीमैरी कर सकते हैं। मतलब बीच में एक बंदे का आना बहुत जरूरी है, आप इमीडिएट रीमैरी नहीं कर सकते मुस्लिम लॉ में, ऐसे तो मजाक बन जाएगा ना, आज आपने डाइवोर्स दिया, कल शादी कर ली, परसों डाइवोर्स दिया, फिर शादी कर ली, नहीं। आपको बीच में हलाला करना पड़ेगा। हलाला में क्या होता है, जो वाइफ होती है उसको किसी और बंदे के साथ शादी करनी पड़ती है, प्रॉपर निकाह करना पड़ता है आपका, चाहे वो एक दिन का हो, आपको फिर उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता है, इद्दत पीरियड सर्व करना पड़ता है, और फिर आप जाके कहीं रीमैरी कर सकते हो, उससे पहले आप रीमैरी नहीं कर सकते। ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ हलाला। हम्म अब हम ना कुछ मैरिज से रिलेटेड ही करेंगे, शियाज और सुन्नीज में। मैं आपको हम्म ओके, ये सुन्नी और ये शियाज। ओके ओके, ये कभी मेरे से सीधी नहीं खींचेगी, मुझे इतना अपने आप पे ट्रस्ट हो चुका है। ओके, आजा आजा। अच्छा, अब मैं ऐसे टेढ़ी बेढ़ी क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सीधी नहीं खींच सकती। तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, मतलब गलती को अपने को कवर कर रही हूँ, राइट। हाँ जी। तो अब हम मुस्लिम मुस्लिम में ना इनका ये शियाज और सुन्नीस का ना डिफरेंस हम लोग देखेंगे, मतलब इनका मैरिज का कैसे कैसे क्या क्या कंसेप्ट रहता है। अब जो आपके सुन्नीज होते हैं, जो आपके सुन्नीज हैं, वो नॉन मुस्लिम्स के साथ मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन जो शियाज होते हैं, राइट, लेकिन जो सुन्नीज होते हैं उसमें सुन्नी वुमेन नहीं कर सकती, लेकिन मेल कर सकते हैं। वो भी किससे कर सकते हैं, किताबिया से। हमने पढ़ा था किताबिया, राइट। जो शियाज हैं वो नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन जो सुन्नीज हैं उनमें मेल कर सकता है, पर किससे करेगा, सिर्फ और सिर्फ किताबिया से। अब जो आपके ये इद्दत पीरियड वाला हमने पढ़ा था, इद्दत पीरियड, अगर कोई लेडीज है वो इद्दत पीरियड सर्व कर रही है और उस टाइम पे उसके साथ शादी कोई बंदा करता है, तो शियाज के लिए वो जो शादी है वो वॉइड कहलाई जाएगी। अरे कहाँ गया, ओके, सॉरी, ये वॉइड। लेकिन जो सुन्नीज है उनमें वो इरेगुलर कहलाई जाएगी। समझ में आया। जो इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड के दौरान अगर कोई शादी करता है तो अगर वो शिया है तो वॉइड होगी, पर अगर वो सुन्नी है तो इरेगुलर होगी, बाद में उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनका ना एक अपना एक तीर्थ स्थान होता है, हज। हज इनका एक तीर्थ स्थान होता है। अगर कोई पर्सन जो है वो हज पे गया है और आपने उससे शादी कर ली, तो शियाज में वो शादी इनवैलिड होगी, लेकिन जो सुन्नीज हैं उसमें क्या होगी, वैलिड। ये कंसेप्ट समझ में आया। मतलब जो सुन्नीज हैं वो नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकते, पर किताबियाज के साथ शादी कर सकते हैं, इद्दत पीरियड में शादी कर सकते हैं, वो इरेगुलर मैरिज होगी। और हज पे अगर कोई जा रहा है तब भी शादी कर सकते हैं, वैलिड मैरिज होगी। शियाज की मैं अगर बात करूँ तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से कोई भी नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकता, इद्दत पीरियड में शादी नहीं कर सकते, वॉइड मैरिज होगी। अगर कोई हज पे जा रहा है तब भी शादी नहीं कर सकते, इनवैलिड मैरिज होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इनके ना थोड़ा सा डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ सुन्नीज और शियाज में, तो बहुत ना सिंपल सा, अब मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अरे ये कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। ओके ओके, आजा। ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो मैं आपको बताऊंगी, जो सुन्नीस है उसमें विटनेसेस का होना जरूरी है। ठीक है, मैंने बताया था दो मेल या एक मेल दो फीमेल, यहाँ पे विटनेसेस का होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम्स कैन मैरी नॉन मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स कैन मैरी नॉन मुस्लिम्स, शियाज में नहीं है, वो किताबिया मैंने जो बताया था उसमें वही है। ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे सुन्नीज हैं वो मुत्ता मैरिज को फॉलो नहीं करते, लेकिन शियाज फॉलो करते हैं मुत्ता मैरिज को। अब जो सुन्नीज हैं उनकी प्रॉपर एक लिस्ट है, किसकी, गार्जियंस की।
गार्जियंस की प्रॉपर एक लिस्ट है, लेकिन शियाज में सिर्फ कौन गार्जियन है, फादर या ग्रैंडफादर, ये इनका डिफरेंस है। हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कर लिए, हमने मुत्ता मैरिज कर ली, बाटिल मैरिज हो गई है, फसीद हो गई है, सही हो गया, एसेंशियल कंडीशंस, मुस्लिम मैरिज। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है मुस्लिम मैरिज का। इसमें हमने डावर को इतना अच्छे से नहीं किया है, डावर का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें कर लेंगे, उससे पहले नहीं। ओके जी, सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। ये आपको दो बार देखने पड़ेगी क्योंकि शियाज और सुन्नीस में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, उसको मैंने ट्राई किया कि इजीली हम लोग कवर कर ले। आप क्या करना, नोट्स बना लेना, उससे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। ऐसे चार्ट बना लेना, चार्ट बना लोगे ना उसमें भी ठीक है, प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट बना लो, वो भी आपका कवर हो जाएगा। एंड डेट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको सॉल्व कर लूँ, बाकी जितना इजी हो सकता था उतना इजीली मैंने इसको कराने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।